बच्चों, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम पाया गया है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब फाइनली भगवान की दया से हम लोग पार्टनरशिप के समापन समारोह पे पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं? अब भैया फंडामेंटल्स पढ़ा कि पार्टनर को आईओसी देनी है, सैलरी देनी है, नहीं देनी, कोर्स तो भी यहाँ ध्यान दे ले। चेंज इन पीएसआर में पढ़ा, रेशो चेंज होगा तो क्या होगा, एडमिशन में पढ़ा अब नया आएगा तो क्या होगा, रिटायरमेंट में पढ़ा जाएगा तो क्या होगा, डेथ में पढ़ा दुनिया छोड़ देगा तो क्या होगा। अब फाइनली सब कुछ होने के बाद अब अपन डिसोल्यूशन में पढ़ेंगे कि अब फर्म ही बंद हो रही है। बहुत देख लिया, नए पार्टनर को लेके भी देख लिया, पुराने पार्टनर को निकाल के भी देख लिया, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा पार्टनरशिप में काम करने में। अब क्या करेंगे? डिसोल्यूशन। इससे पहले एग्ज़ाम में इस चैप्टर की थ्योरी बहुत बार आ चुकी है तो पढ़ानी ज़रूरी है। 2-3 थ्योरी के टॉपिक्स इसमें एग्ज़ाम में आते हैं, वो देखकर इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। सामने देखना, गौर से सुनना। सबसे पहले एग्ज़ाम में आता है थ्योरी में कि डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इस चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है। पार्टनरशिप डिसॉल्व होना एक अलग बात है और फर्म डिसॉल्व होना एक अलग बात है। पार्टनरशिप डिसॉल्व कब होती है? जब हम अपने एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट को चेंज कर देते हैं। जब नया पार्टनर आ रहा है, पुराना छोड़ के जा रहा है, तो ये फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई। अब हम तीनों ने अपनी पार्टनरशिप में रेशियो रखा था 1-1-1, अब चेंज करके कर दिया 2-3-2, तो ये पुरानी वाली डिसॉल्व होगी, नहीं बनेगी। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो डीड नहीं बनानी पड़ती है, बिजनेस चेंज नहीं होता, बिजनेस हो ही रहेगा। फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस भी बंद हो जाता है, खाते भी बंद हो जाते हैं, बिजनेस पूरी तरीके से वाइंड अप हो जाता है, सारी एसेट बेच दी जाती है, सारी लायबिलिटी चुका दी जाती है और उससे जो पैसा आता है क्रेडिटर्स को देकर, सबको देकर, लोन वोन चुकाकर पार्टनर्स अपने कैपिटल के रेशियो में लेकर निकल लेते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द कंसेप्ट अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या पढ़ेंगे हम? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। पढ़ें? समझ में आया दोनों में फर्क? रेशो चेंज होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, नया आएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी, पुराना छोड़ के जाएगा, पार्टनरशिप, सब चीज़ों में पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती, फर्म रहती है। लेकिन फर्म जब डिसॉल्व होती है तो फिर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो ही जाती है और इसमें सारी एसेट बेच दी जाती है, सारी लायबिलिटी चुका दी जाती है, सारे खाते बंद कर दिए जाते हैं, नए सिरे से नए तरीके से अपने अपने लेवल पे पार्टनर अपना काम करेंगे। पुरानी वाली फर्म तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहेगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहेगा। हमारी जब मैप चलती थी, मैप, तो वो पहले उसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, फिर फॉर्म डिसॉल्व। पहले हम 6 पार्टनर थे मैप में, 6 में से 3 साल चलाने के बाद जो 4 पार्टनर थे वो अलग हो गए, तो वो अपना अपना जो भी शेयर था वो ले हुआ के ख़त्म, तो वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई और मैं और मुर्तज़ा सर रहे बस उसमें, हम 2 ही रहे, 6 में से 2 ही रहे। तो पहले पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई, उनका शेयर उनको दिया, चारों पार्टनर एक तरीके से रिटायर हो गए, जो भी रेशियो उनका बन रहा था, जो भी कैपिटल उनकी बन रही थी, रिजर्व में हिस्सा था, जो भी कुछ जो अपन पढ़ते वैसे करा और ख़त्म कर दिया। गुडविल निकाली लेकिन निकली नहीं गुडविल, कुछ प्रैक्टिकली गुडविल थोड़ी कम ही काम आती है। अब हम 2 बचे, अब हम दोनों ने उसको चलाया, उसके बाद जगह का इशू हो गया तो हमने दोनों ने भी बंद कर दी, तो वो फिर फॉर्म ही डिसॉल्व हो गई। अब ऐसी मैप नाम से कोई फॉर्म नहीं है, सारी एसेट वेसेट बेच दी, सारी लायबिलिटी चुका दी और सब खत्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी हमने देखा और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हमने देखा प्रैक्टिकली वहाँ पे मैप पे। ठीक है, चलो एक डिफरेंस दे रखा है दोनों में, वो देखो पेज नंबर 5.2 पर। पहले वो डिफरेंस मार्क करो, अंडरलाइन कर लो। इट रिफर्स टू चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। यहाँ से एग्रीमेंट चेंज होता है, यहाँ पे फॉर्म क्लोज हो जाती है, यहाँ बिजनेस क्लोज होता है, यहाँ बिजनेस चालू रहता है, यहाँ पार्टनर के इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पूरे पार्टनर ही चेंज हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होती है, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती है। ठीक है,
कहाँ? पार्टनरशिप में। यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती है, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज नहीं होती है, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। यहाँ बिजनेस चालू रहता है, यहाँ बिजनेस क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यहाँ पे रेशो और पार्टनर का रिलेशन चेंज होता है ना, और यहाँ पे पूरी के पूरी फर्म ही क्या हो जाती है? क्लोज हो। बिल्कुल सिंपल डिफरेंस है, अगर आ गया तो मजा आ जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट, यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी का सिर्फ रिवैल्यूएशन होता है। क्या होता है? यहाँ रियलाइजेशन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, यहाँ क्या बनेगा? ये अकाउंट अब याद रखना है हमें, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? यहाँ एसेट लायबिलिटी बेच दी जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। वहाँ सिर्फ एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू कराया, रिवैल्यू मतलब ऊपर नीचे बस, एसेट बढ़ा दी कम कर दी, बढ़ा दी कम कर दी। यहाँ तो हम सारी एसेट को ही बेच खाएंगे, लायबिलिटी को चुका देंगे, और तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, खप्पा हप्पा खत्म। किसमें? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। किसमें? इस चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, बराबर याद रखना। पार्टनरशिप डिसोल्व नहीं कर रहे, फर्म ही डिसोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इतने पॉइंट याद रखना तुम, 4 से 5 पॉइंट, क्योंकि 2 से 3 नंबर की थ्योरी आती है, ज़्यादा नहीं आती, तो ये याद रखना तुम कि पार्टनरशिप डिसोल्व होती है, फर्म डिसोल्व होती है। अब एक थ्योरी का और टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के मोड। पेज नंबर 1 पे आ जाओ वापस, कि फर्म कैसे डिसोल्व होती है, उसके मोड क्या क्या है। तो उसमें 2 मोड है, एक विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, एक है विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, और एक है विद ऑर्डर ऑफ कोर्ट। दिख रहा है तुम्हें? विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट में देखो 4 होंगे, 4 कितने होंगे? 4। म्यूचुअल एग्रीमेंट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट में पहला होगा म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या होगा पहला? दूसरा होगा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा होगा हैपनिंग ऑफ इवेंट, और चौथा होगा नोटिस। और यहाँ पे आपको 8 दिख रहे होंगे, 7 है। एक जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नहीं है क्या? लास्ट पॉइंट बोल्ड कर रखे, क्या पॉइंट को बोल्ड कर रखे है? तो यहाँ 7 है, तो यहाँ अभी 7 की बात करेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं, ये सब पार्टनरशिप एक्ट में से लिया गया है। पूरा कंसेप्ट, पूरा मैटर कहाँ से लिया गया है? ये पार्टनरशिप एक्ट आएगा लॉ में तुम्हें, तो उसमें भी ये सब चीज़ें पढ़ाई गई होंगी, अपन दोनों ने पढ़ाई है, ठीक है। याद कितना होगा वो तो नहीं याद मुझे, बट पढ़ा तो है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन एक होता है बिना कोर्ट के ऑर्डर के, जिसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता। एक होता है कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद, जिसमें कोर्ट इंटरफेयर करता है। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट काहे को इंटरफेयर करेगा? तो यहाँ पे कुछ मसले ही ऐसे हो जाते हैं कि कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है 7 चीज़ों में। वो बताऊंगा मैं कोर्ट क्यों इंटरफेयर करेगा, क्योंकि आपके दिमाग में आना चाहिए ना यार, मैं मेरी पार्टनरशिप चला रहा हूँ, मैंने कोई कोर्ट से पूछ के खोली थी कि कोचिंग, मेरी मर्जी है। अब मेरी अब्दुल्ली मुर्सा नहीं बन रही है तो मैं डिसॉल्व कर रहा हूँ, उनकी मेरे से नहीं बन रही है, वो डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कोर्ट वोट कहाँ से आ गया? मियाँ बीवी राजी क्या करेगा काजी, ठीक है। इसमें कोर्ट वोट कहाँ से आ गया? तो ये कोर्ट का मसला भी समझेंगे अपन। पहले विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के डिसोल्यूशन कैसे होता है देखना बराबर। पहला म्यूचुअल एग्रीमेंट, हम तीनों पार्टनर हैं, हम तीनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि यार ठीक है अब 11 साल हो गए कोचिंग चलाते चलाते, अब कुछ और काम करेंगे, और अपनी भी आपस में नहीं बन रही है, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ठीक है अब बंद करते हैं। म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसमें तीनों की सहमति है कि हम कोचिंग बंद कर रहे हैं। सो म्यूचुअल एग्रीमेंट में डिसोल्यूशन होता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। बोलो, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, नॉट विद द कंसेंट ऑफ वन पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सब म्यूचुअली एग्री करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। अब डिसॉल्व करने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे अभी मान लो आपस में नहीं बन रही है, या किसी एक पार्टनर का, 2 पार्टनर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, एक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, तो उसे ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और मेरे को बहुत हैरेसमेंट हो रहा है, डिसॉल्व कर लो, ठीक है। किसी को ऐसा लग रहा है कि यार इस बिज़नेस में अब दम नहीं है, पहले जैसी बात नहीं है, तो बंद कर दो। बंद करने के कोई भी रीज़न हो सकते हैं ना, कोई भी रीज़न, तो वो ये थोड़ी लिखेगा, तो ये तो क्या लिखेगा कि आप अपनी स्वेच्छा से बंद कर दो,
जैसे अपनी इच्छा से खोला था अपनी इच्छा से बंद कर दो, म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट, कंपलसरी डिसॉल्यूशन। यहाँ पे आपको कंपलसरी अपनी फॉर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी बन गई है। कंपलसरी डिसॉल्यूशन में 2 केस आएंगे, मेरी तरफ देखना, बहुत मारूंगा नहीं तो। 2 केस आएंगे। नंबर 1, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। बोलो। अब मान लो कोई ट्रेजेडी हम तीनों के साथ हो गई, हम तीनों ने क्या करा, अपना बहुत सारा पैसा बिटकॉइन में लगा दिया और बिटकॉइन में हमारा पैसा डूब गया। अब उतना भयंकर डूब गया कि हमारा घर बार, हमारी गाड़ी घोड़े सब बिक गए और कोर्ट ने हम तीनों को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। और इंसॉल्वेंट व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। अगर हम बिजनेस करेंगे तो क्रेडिटर को पैसे कौन चुकाएगा? अब हम तो तीनों इंसॉल्वेंट हैं, तीनों नंगे, तो फिर उस केस में आपको फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी। इसलिए कंपलसरी डिसॉल्यूशन। अपनी मर्जी से नहीं, अरे चला लेंगे, हमने तो बहुत दिन देखे हैं, ये दिन भी निकल जाएंगे, ठीक है तो तुम भी निकल लो, अभी तो जब दिन वापस आए तो तुम भी आ जाना। अभी आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी, या तो सारे इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के सारे हो गए। आप ऐसे लिखोगे ऑल और ऑल एक्सेप्ट 1, ऐसे याद रखोगे आप, ऑल और ऑल एक्सेप्ट 1। बोलो तो, बोलो वापस बोलो। पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट और ऑल एक्सेप्ट 1 पार्टनर इज इंसॉल्वेंट। एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए या सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तुम्हारी एसेस इंसॉल्वेंट हो गए। अब क्या करोगे? बिजनेस करके बंद करो, पटको इसको, ठीक है। डाउट है कुछ? हाँ बोलो। नहीं होगा, ठीक है, बताऊंगा अभी क्यों, सब्र रखो थोड़ा। कोर्ट का जो इंटरवेंशन होगा वो यहाँ पे कोर्ट नहीं बोलेगा आपको डिसॉल्व करने के लिए। एक्ट में लिखा हुआ है अगर आप सारे इंसॉल्वेंट हो तो डिसॉल्व कर दो। अब आपने नहीं किया तो फिर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वो चलेगी आपको। इसमें आपको कोर्ट में एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है कि हमें डिसॉल्व हो कि ना हो, यहाँ कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी। यहाँ तो अब आप सारे इंसॉल्वेंट तो करना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। बोलो क्या हो जाए? क्या हो जाए आपका बिजनेस? क्या हो जाए? जैसे अभी ये सपोज करो कि अपना गणेश और प्रेम है, इन्होंने यहाँ पे शराब का ठेका खोला था, ठीक है, दोनों ने मिलके, ठीक है, अनलकी वाइन्स, सॉरी लकी वाइन्स या अनलकी वाइन्स। अब वो लकी वाइन्स के लिए अनलकी हो गई दोनों के लिए। बहुत बढ़िया उससे खोला था इन्होंने कि यार बढ़िया बिकेगी, बढ़िया काम है, मार्जिन भी अच्छा है, ये है, बढ़िया है, ठीक है। बट राजस्थान सरकार एक रेजोल्यूशन लेकर आई कि 15 अगस्त 2024 से, कल ही था ना, 15 अगस्त सालों मरो, तुम लोग आए नहीं, इतनी तैयारी करके रखी थी, कुछ ही बच्चे आए, इतने सारे आने चाहिए थे, कोस तुम मरे, खाने पीने तो आ जाया कर, देशभक्ति है नहीं है तेरे अंदर। स्कूल गए थे? हाँ, आने देते तुम्हें स्कूल में? क्या है? गीले होते हुए भी आया था, सही बात है बेटा, भीगा तो नहीं तू ज्यादा। चलो वापस आते हैं इस पे। तो भैया 15 अगस्त पे सरकार रिजोल्यूशन लेकर आई कि राजस्थान में सभी प्रकार की दारू बैन है और सारे ठेके आज से अमान्य घोषित हो गए। तो इन्होंने तो बिजनेस ही ये किया था, अब इनका बिजनेस अनलॉफुल हो गया, तो आज ही इनको फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कंपलसरी डिसोल्यूशन। ये नहीं करते तो इनकी फॉर्म अनलॉफुल और ये दोनों भी इलीगल माने जाएंगे, मतलब बिजनेस कर ही नहीं सकते ना। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन में 2 केस आएंगे, या तो सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाए या बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। बोलो बोलो बोलो, वापस बोलो, वापस बोलो। सारे इंसॉल्वेंट बिजनेस अनलॉफुल, सारे इंसॉल्वेंट बिजनेस सारे इंसॉल्वेंट बिजनेस अनलॉफुल। एक इसमें आएगा म्यूचुअल में हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है हमारे साथ इंसॉल्वेंट, हमारी मर्जी से बंद कर रहे हैं बस, वो मर्जी के तो फिर कोई भी रीज़न हो सकते हैं। अब हैपनिंग ऑफ इवेंट, अब कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि हमें बिजनेस बंद करना पड़ रहा है। क्या इवेंट हो गया? देखो इसमें 4 इवेंट है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, सब नहीं, एक किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बिजनेस खोला था ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, और जिस टाइम के लिए बिजनेस खोला था टाइम पूरा हो गया। 4 चीज़ें हैं इसमें। देखो इंसॉल्वेंट हो जाए पार्टनर,
पार्टनर निकल ले, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ऑब्जेक्ट निकल ले, ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, बिजनेस पूरा हो गया या पार्टनर ही पूरा हो गया। ठीक है, मतलब जिस बिजनेस के लिए हमने, जिस टाइम के लिए हमने खोला था टाइम पूरा हो गया, जिस ऑब्जेक्ट के लिए हमने खोला था ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, पार्टनर ही पूरा हो गया, डेथ हो गई पार्टनर की या पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। 4 चीज़ें अगर हो रही है तो फिर आपको फॉर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, अभी मैंने और ये सिमरता ने बिजनेस स्टार्ट किया और हमने कहा कि भैया अपन लोग है ना यहाँ पे अपार्टमेंट बनाकर बेचेंगे। ठीक है, एक लैंड ले लेते हैं, लैंड के ऊपर फ्लैट बनाएंगे, फ्लैट बनाकर बेचेंगे। हमने लैंड ले ली, फ्लैट बना दिए, ठीक है, 30-40 फ्लैट बन गए, बिक गए सारे। जिस पर्पस के लिए खोली थी पार्टनरशिप पूरी हो गई, प्रॉफिट आपस में बांट लिया, आगे अब कोई बिजनेस करने का मन नहीं है तो आज ये फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने जिस पर्पस के लिए खोला था वो पर्पस पूरा हो गया। नंबर 2, ये पर्पस पूरा होता उससे पहले मेरी डेथ हो जाती तो खत्म। नंबर 3, ये पर्पस पूरा होता उससे पहले टाइम पूरा हो जाता। हमने कहा सिमरता अपन लोग 5 साल के लिए बिजनेस करेंगे बस। अब 5 साल में फ्लैट बिक जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर अपन फॉर्म डिसॉल्व कर लेंगे। अब 5 साल हो गए, अभी 90% फ्लैट ही बिके हैं तो भी हमारी फॉर्म डिसॉल्व है कि हमने कितने साल के लिए शुरू किया था, 5 साल से, और 5 साल आज पूरे। लेकिन हाँ, हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। डेथ में भी अगर 3 पार्टनर, एक की डेथ हो गई, आप आगे करना चाहते हो कर लो, एक इंस्टॉलमेंट हो गया आप आगे। इसीलिए ये 4 केस कंपलसरी डिसोल्यूशन में नहीं आ रहे। इसमें और इसमें यही तो फर्क है। कंपलसरी में तो आपको बंद करना ही पड़ेगा, यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको करना हो करो। अब जैसे भैया हम लोगों ने 50 फ्लैट बना के बेच दिए और मैंने इसको कहा सिमरता देख, अपन ने हाथ मिलाया था 50 फ्लैट के लिए, 50 तो बिक गए और इससे अपन ने प्रॉफिट भी बढ़िया कमा लिया। अगर तेरी कंसेंट हो तो अपन ये पैसा वापस से एक वेंचर में और लगा देते हैं, फिर अपन डीड वीड भी वापस नहीं बनाएंगे, वो अपनी बनी हुई है चालू रखेंगे उसे, तो ऐसे आप चला सकते हो। ऐसे ही 5 साल पूरे हो गए और मैंने कहा सिमरता भाई 5 साल तो देख पूरे हो गए, लेकिन अगर तेरी मर्जी हो तो अपन आगे भी इस बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं तो रख लो। सेम ऐसे ही 3 पार्टनर थे, मैं मर गया और ये दोनों चाह रहे हैं कि अभी अपन तो आगे चालू रखे तो रख लो। ये हैपनिंग ऑफ इवेंट में जो 4 केस है, इट विल नॉट लीड टू कंपलसरी डिसोल्यूशन। बोलो, इट विल नॉट लीड टू कंपलसरी डिसोल्यूशन। बोलो, इट विल नॉट लीड टू कंपलसरी डिसोल्यूशन। Hence, in any of the above 4 cases, if partner wants to continue the business, they can do so. रिटायरमेंट में तो वैसे भी कुछ नहीं होता, डेथ में होता है। रिटायरमेंट आप अपनी मर्जी से लेते हो ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है और नई डीड बन जाती है। डेथ में तो क्या है, फॉर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है अगर आपको करनी हो तो, क्योंकि डेथ में क्या है कि अभी जैसे 3 ही पार्टनर है और एक पार्टनर का काम इतना भारी है कि वो कोई और संभाल नहीं पाएगा, तो आप फॉर्म डिसॉल्व कर सकते हो। आपको करनी है डिसॉल्व, क्योंकि उसका काम इतना भारी है कि आप आपस में बांट ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट, बाय नोटिस वाला केस लगेगा आपका पार्टनरशिप एट विल में। किस में लगेगा? आप लोगों ने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, पार्टनरशिप एट विल वो होती है जहाँ पे पार्टनर कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं करते कि वो बिजनेस कितने टाइम चलाएंगे, उन्हें जितने टाइम चलानी हो चलाए। पार्टनरशिप एट विल, अपनी इच्छा से। अब हमारी भी पार्टनरशिप एट विल है, हमारी डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है हम कितने साल बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो बाय गॉड ग्रेस 11 साल चल गई, आगे कितनी चलेगी नहीं पता, ठीक है। अब अगर मान लो कि कल हम तीनों में से कोई एक पार्टनर नोटिस दे दे कि बंद करनी है अपन को फॉर्म, कर सकते हैं। अब मैं ये बोल दूं कि मुझे फॉर्म बंद करनी है, मुर्तज़ा अब्दली को नहीं करनी है, तो भी उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी पार्टनरशिप एट विल है। अगर हमारी पर्टिकुलर पीरियड की पार्टनरशिप होती तो हमें चलानी पड़ती, जैसे 10 साल होती तो 10 साल, 12 साल होती तो 12 साल, लेकिन हमारी पार्टनरशिप एट विल है तो अब हम कभी भी बंद कर सकते हैं, कोई एक पार्टनर के भी कहने पर। ये पार्टनरशिप एट विल का ड्रॉबैक होता है। अब हमारी कोचिंग इतनी अच्छी चल रही है और कोई एक पार्टनर बोल दे कि बंद करनी है, तो हमें पूरी कोचिंग बंद करनी पड़ेगी,
फिर बाकी बचे हुए, अब जैसे मैं कह रहा हूँ बंद कर दो, तो वो तीनों मेरे कहने पे बंद करेंगे, फर्नीचर बेचेंगे, सारी एसेट बेचेंगे, डेब्ट चुकाएंगे, हम तीनों अपनी अपनी कैपिटल उठा लेंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद में मुर्सा और अब्दुल्ली बोलेंगे यार इसको नहीं पढ़ाना, अपन दोनों को तो पढ़ाना है। फिर वो दोनों दूसरे एरिया में दूसरे नाम से खोलेंगे, तो कितना नुकसान हो गया। क्या किसके लिए? वापस खोलने के लिए, बाय नोटिस के लिए। हाँ होनी चाहिए ना, डीड में, डीड तो होनी चाहिए हर जगह। अब डीड नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप खुली नहीं है, तो बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। जब डीड है तभी तो हम ये मानेंगे कि आपकी पार्टनरशिप खुली है। अब डीड ही नहीं है तो खुली ही नहीं है, तो बंद जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी उसको बंद करने का तो सवाल ही नहीं है। ये सारे केस तभी लगेंगे जब आपकी पार्टनरशिप में डीड है। डीड नहीं है तो आप एग्जिस्टेंस में नहीं हो। आप एग्जिस्टेंस में नहीं हो, जैसे आज किसी का आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उसके बाद कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो भारत का नागरिक है और वो मर गया, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मरा, क्योंकि हमारे लिए तो वो जिंदा ही नहीं था, क्योंकि उसका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था। चलो यहाँ देखो, आगे बढ़ूं। अब मैं आपको बताऊंगा कोर्ट के इंटरवेंशन वाले केस। कौन से केस? पहले इसको याद करना बहुत जरूरी है। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के कितने डिसोल्यूशन है? 4। नंबर 1 म्यूचुअल एग्रीमेंट, नंबर 2 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, नंबर 3 हैपनिंग ऑफ इवेंट, नंबर 4 बाय नोटिस। बराबर सुन लेना, पूछूंगा कल। बाय नोटिस, कंपल्सरी, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसमें कोई केस नहीं है, आपकी अपनी मर्जी से जब बंद करना हो। बाय नोटिस, ये आप तब बंद करोगे जब कोई पार्टनरशिप एक नोटिस देगा और आपको बंद करनी पड़ेगी, एक पार्टनर नोटिस देगा आपको बंद करनी पड़ेगी, ये पार्टनरशिप एट विल होगी। तो कौन सी होगी? ये दोनों तो याद रख लेना, पहली वाली चौथी वाली, म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय नोटिस, म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय नोटिस। अब कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यहाँ पे आपको बंद करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं या फिर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया। या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या आपका बिजनेस अनलॉफुल हो गया। हैपनिंग ऑफ इवेंट, इसमें कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से आपको बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, लेकिन ये आपकी विल पे है, करना हो तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्या इवेंट हो गए ऐसे? कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, बिजनेस कंप्लीट हो गया, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। भावे सीधा बैठ बेटा, सीधा एकदम स्ट्रेट, यस। अब ये हुआ समाप्त। अठी आ जाओ, बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अभी जैसे सपोज करो मुझे सुन्ना खाना का कोर्ट इंटरफेयर करेगी उसमें और इसमें, क्या फ़र्क है? बराबर। हाँ मेरे लाल, हाँ यही तो कह रहा हूँ अभी, यही तो दिक्कत है पार्टनरशिप एट विल में। पार्टनरशिप एट विल में अगर एक पार्टनर बोलेगा ना कि मुझे डिसॉल्व करनी है, तो आपको डिसॉल्व करनी पड़ेगी, एक्ट में लिखा हुआ है। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है ना, पार्टनरशिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर नोटिस देकर डिसॉल्व करना चाहता है तो ही हैव राइट टू डू सो। अब तू ये बोले कि उसको पैसे देके रिटायर कर दो, तो वो फिर उसकी मर्जी है। जैसे आज, हाँ क्या क्या कहने लिख रहा है? When the duration is not fixed and it is at will, any partner by giving notice can dissolve the firm। तो वो कैन इस सेंस में लिखा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर्म डिसॉल्व करनी है तो मैं कर सकता हूँ ऐसा। हाँ, लेकिन वो मेरा राइट है, उसका इंटरप्रिटेशन शैल से ही होगा। हाँ, तुम लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? ये पूछ रहा है डेथ में ज़रूरी है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो। अभी तो मैंने बोला कि हैपनिंग ऑफ इवेंट में जो केसेस हैं वहाँ ज़रूरी नहीं है, इसीलिए तो वो कंपल्सरी, ये एरो बना हुआ है, वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में नहीं आ रहे हैं। डेथ में आपकी मर्जी है, अगर आपको नहीं करना डिसॉल्व तो मत करो, इट्स कम्प्लीटली योर विल। जैसे अगर किसी फॉर्म में 20 पार्टनर है, जो सीए फॉर्म्स होती है उसमें तो बहुत पार्टनर्स होते हैं, बिग 4 होती है, बिग 4 में कितने पार्टनर है? एलएलपी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, कितने पार्टनर होते हैं? बहुत पार्टनर होते हैं, बहुत 2% के पार्टनर होते हैं, 1% के पार्टनर होते हैं। कोई भी नया फ्रेशर सीए बनता है बिग 4 में, उनको पार्टनरशिप ऑफर कर देते हैं कई बार।
तो एक एक फॉर्म में जने कितने पार्टनर होते हैं? पार्टनरशिप एक्ट में तो कोई लिमिट ही नहीं है पार्टनर्स की। कंपनीज एक्ट में 200 की लिमिट है, पार्टनरशिप एक्ट में तो है ही नहीं। 50 है, सॉरी। अब सुनो इधर, अब आपने कोई पार्टनर बनाया, 20 पार्टनर हो आप, उसमें से एक मर गया, तो क्या बचे हुए 19 पार्टनर को फ़ोन चला दिए क्या? तो बेटा रख दो ना, कॉल आ रहा है तो। अगर 20 पार्टनर है, एक मर गया, तो अब 19 के 19 उस एक के चक्कर में डिसॉल्व करेंगे क्या? मत करो। इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे जो केस है ये में है, आपको करना हो डिसॉल्व तो करो, नहीं तो मत करो। चलो अब आगे आओ। अब मैं आपको वो केस पढ़ाऊंगा जहाँ पे कोर्ट इंटरफेयर करता है डिसोल्यूशन में। क्यों इंटरफेयर करता है ये थोड़ी रीजनिंग के साथ समझना होगा हमें। मेरी तरफ देखो, अभी ये सपोज करो हम लोग 3 पार्टनर हैं और मैं कह रहा हूँ कि यार मुर्तज़ा पर फॉर्म डिसॉल्व कर देते हैं और अपने पार्टनरशिप एट विल नहीं है, हमारी पार्टनरशिप है 20 साल के लिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है हमारी। कितने साल के लिए? तो अब्देली और मुर्तज़ा सर कह रहे हैं कि नहीं भैया हमें तो नहीं करनी डिसॉल्व, इतनी बढ़िया कोचिंग चल रही है। मैं कहा मुझे तो करनी है। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को तो डिसॉल्व करनी है, बस वो कह रहे हैं यार नहीं हमें तो नहीं करनी। तो अब देखो, ना तो हमारा म्यूचुअल एग्रीमेंट बन रहा है क्योंकि तीनों नहीं मान रहे। कंपलसरी के लिए हमारा बिजनेस अनलॉफुल, कोचिंग अनलॉफुल है क्या कोटा में? ठीक है, कोटा में सिर्फ कोचिंग ही है जो लॉफुल है। ठीक है, अब अनलॉफुल नहीं है ना कोचिंग, बिजनेस हम सब इंसॉल्वेंट हो गए, नहीं हुए तो यहाँ भी नहीं बैठेगा। हैपनिंग ऑफ इवेंट, डेथ हुई हम तीनों में से, इंसॉल्वेंट हुआ, बिजनेस कंप्लीट हुआ 20 साल के लिए, अभी तो 11 साल ही हुए हैं, तो ये भी नहीं हो रहा। और नोटिस वाली बात तो तब लगती है जब पार्टनरशिप एट विल है। हमारी पार्टनरशिप एट विल नहीं है, हमारी तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। वी हैव स्टार्टेड पार्टनरशिप फॉर 20 ईयर्स, सपोज करना ये एग्जाम्पल है। फिर भी मुझे और मुर्तज़ा सर को, मुझे मुर्तज़ा सर अब्देली सर के साथ बिजनेस नहीं करना और मुझे रिटायर भी नहीं होना, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं रिटायर होकर चला जाऊंगा तो इस कोचिंग में जितना भी, देखो आपको सिनारियो समझना जरूरी है। कोर्ट कैसे इंटरफेयर, खनक ये तेरे सवाल का जवाब है, सुन लेना बराबर। आपको ये समझना जरूरी है कोर्ट काहे को बीच में आ गया, इधर से कर लो ना बढ़िया डिसोल्यूशन। ये सारे केस नहीं लग रहे हैं, इसलिए मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अब सुनना कैसे, अब मैं कह रहा हूँ सीधा बैठ बेटा, सीधा बैठ, इसमें से तो कुछ भी नहीं लग रहा है, मेरे को तो करनी है डिसॉल्व। मैंने मुर्तज़ा सर अब्देली सर को कहा देखो मेरे को बिजनेस नहीं करना है तुम्हारे साथ, तो उन्होंने कहा तेरे को नहीं करना तो रिटायर होके चल। मैंने कहा यार मैं रिटायर होके चला जाऊंगा तो मेरे को कैपिटल मिलेगी, रिजर्व में हिस्सा मिलेगा, बस गुडविल ये लोग निकाल नहीं पाएंगे। और गुडविल जो मिलेगी 11 साल में जो मैंने गुडविल कमाई है वो पैसों में निकाली नहीं जा सकती, उसका बहुत फायदा होगा। और मैं चला जाऊंगा तो इन दोनों को होगा फायदा, तो मेरे को क्या छोड़ने के भी नहीं जाना और मेरे को इनसे भी बंद करवानी है फॉर्म। तो मैं कोर्ट से बोलूँगा मेरी फॉर्म बंद कर दो प्लीज़, आई बैग यू। ठीक है, तो कोर्ट ये बोलेगा कि अगर इन 7 रीज़नों में आप हो तो हम ऑर्डर देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये 7 चीज़ें मुझे प्रूव करनी पड़ेगी, सातों एक साथ नहीं, सातों में से कोई एक या कोई 2 या कोई 3, सातों एक साथ नहीं। 7 में से एक पॉइंट भी मैं मेरा प्रूफ कर देता हूं तो कोर्ट डिसोल्यूशन के ऑर्डर दे देगी। 7 में से कोई एक पॉइंट, क्या है वो 7 पॉइंट, एक एक करके सुनना। नंबर 1, जब मैं ये अंडरलाइन करते जाना, इसमें एक एक पॉइंट, इसमें क्या बोल्ड नहीं हो रहा, परमानेंट इनकैपेबल वर्ड होगा, अंडरलाइन कर लो। जब मैं ये प्रूफ कर दूं, या पहला अनसाउंड माइंड है कि मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरे दोनों पार्टनर पागल हो चुके हैं, वेल पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड, दोनों या दोनों में से कोई एक। अब मैं कोर्ट में बोलूं कि भैया ये दोनों मेरे पार्टनर पागल हो चुके हैं, इनको मैं कह रहा हूँ बिजनेस बंद कर दो, पागल हो के बस की नहीं होती बिजनेस करना, तुम नौकरी करो कहीं पर। तो ये दोनों मान ही नहीं रहे, ये दोनों कह रहे हैं कि हम तो ठीक है, तू पागल है। ठीक है, तो एक पागल तो सब पागल लगते हैं। तो मैं कोर्ट में अगर ये प्रूफ कर दूं कि ये अनसाउंड माइंड है तो मेरे को डिसोल्यूशन के ऑर्डर मिल जाएंगे, प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड, या मैं ये प्रूफ कर दूं ये दोनों परमानेंट इनकैपेबल है अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में, मतलब इनका कोई इतना भारी एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी काम नहीं कर पाते और ये लोग कंप्लीटली मेरे ऊपर बर्डन बन चुके हैं, ऐसा मैं प्रूफ कर दूं। दे आर परमानेंट इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़।
दूसरा प्रूफ करना पड़ेगा मुझे सातों में से कोई एक पॉइंट। तीसरा अंडरलाइन करो, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। मैं ये प्रूफ कर दूं कि मेरे दोनों पार्टनर मिसकंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? मिसकंडक्ट करते हैं। चौथा वाला भी इससे रिलेटेड है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। चौथा पॉइंट होगा ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मेन पॉइंट अंडरलाइन करना, ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब मेरे दोनों पार्टनर मिसकंडक्ट करते हैं या ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं। जैसे मैं प्रूव कर दूं, जैसे हमारे बिजनेस के हिसाब से मिसकंडक्ट क्या हुआ, कोर्स टाइम पे ना कराना, कॉपीज ना देना, ढंग से ना पढ़ाना, ये ना करना। हाँ, एक क्या एग्जांपल दे दिए, देना। हाँ ठीक है, मैं अगर ये प्रूव कर दूं कि मेरे जो पार्टनर हैं वो मिसकंडक्ट करते हैं, विलफुल ड्यूटीज ब्रीच करते हैं। मेरे बिजनेस के हिसाब से ड्यूटी ब्रीच करना क्या है, जैसे दूसरे बिजनेस में क्या होता है, माल ले लिया, पेमेंट नहीं दी, या कस्टमर को टाइम पे डिलीवरी नहीं दी, या कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी, ये सब होता है। अब मेरे बिजनेस में क्या होता है कि भैया मैं टेस्ट नहीं ले रहे, मेरे पार्टनर टाइम पे कोर्स नहीं करा रहे, मेरे पार्टनर ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, बच्चे मेरे पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है, ऐसा कुछ मैं प्रूफ कर दूं तो उसे ब्रीच ऑफ ड्यूटी माना जाएगा। इनमें से कुछ भी प्रूफ करना पड़ेगा मुझे। तुम्हें ये समझ में आ रहा है मैं कोर्ट के दरवाजे क्यों खटखटा रहा हूँ? क्योंकि इधर मेरी दाल नहीं गल रही, इन चारों में मैं फिट नहीं हो रहा, इसलिए मैं कोर्ट में जा रहा हूँ। 4। अब 5वां मैं ये प्रूफ कर दूं, अंडरलाइन करो, कि मेरा पार्टनर अपना पूरा इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर चुके हैं। जैसे अब्दुल सर और मुर्सद सर ने 2 लोगों को और अपना इंटरेस्ट दे दिया, उन्होंने अपनी वाइफ को, उन्होंने अपनी वाइफ को, ठीक है, दोनों ने अपनी वाइफ को अपना इंटरेस्ट दे दिया है, और ये कोचिंग को उनकी वाइफ रन करती है, एक तरीके से चलती उन दोनों की वाइफ की है, तो दोनों पपेट की तरह काम करते हैं, और मेरे को ऐसे काम करने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं उनकी वाइफ के सामने कुछ बोल भी नहीं पाता, कुछ कर भी नहीं पाता, और वो दोनों भी मजबूर है, तो मैं अपना पार्टनरशिप का बिजनेस बंद करना चाहता हूँ, बिकॉज दे हैव ट्रांसफर देयर इंटरेस्ट टू समवन एल्स। सर ये पॉसिबल है कि अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर करना? हाँ, पार्टनरशिप का सेक्शन 29, पार्टनर एक दूसरे को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर सेक्शन 29, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप एक्ट इसकी इजाज़त देता है। सेक्शन सही बोला क्या मैंने? 29 ही है क्या? तुम लोगों को थोड़ी याद है यार, 29 ही मानो तुम तो, ठीक है 29 ही है, सही बोला मैंने, सही बोला, याद आ गया मुझे। हाँ ओ चिन्नू इधर देख लो। तो पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट किसी और को बेच चुके हैं, ये मैं प्रूफ कर दूं। 6 अंडरलाइन करो, फर्म कैन नॉट बी रन एक्सेप्ट एट अ लॉस। मैं ये प्रूफ कर दूं कि हमारा बिजनेस उस मुकाम पे पहुंच चुका है कि ये सिर्फ अब लॉस में ही चलेगा। मतलब साक्षात भगवान भी अगर ज़मीन पे उतर के आ जाए तो इस बिज़नेस को प्रॉफिट में नहीं कर सकते, ये लॉस पे ही चलेगा। हमने वो कीर्तिमान छू लिए हैं कि ये बिज़नेस अब कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, इट विल बी लर्न ओनली इन लॉस। जैसे मेरे को कुछ बिज़नेस ऐसे लगते हैं कि जो अब सिर्फ लॉस में ही चल रहे हैं और लॉस में ही चलेंगे, ठीक है, जैसे जोमेटो बैंकर लॉस में है, स्विगी लॉस में है, सब लॉस में ही लोग, ठीक है। ये कार देखो, कार 24 सब लॉस में है, ठीक है। ये शार्क टैंक वाले जितने भी आते हैं ना, लूजर से सारे के सारे, इनके फाइनेंशियल स्टडी करना, सब लॉस में ये लोग। हाँ बोर्ड प्रॉफिट मेकिंग है, बोर्ड का CEO CA है, वो धंधा CA करेगा, लॉस में थोड़ी करेगा, ठीक है। चलो आगे। हाँ, और लास्ट जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, या कोर्ट को कोई भी इक्विटेबल ग्राउंड लगा तो, इक्विटेबल ग्राउंड मतलब जो इन 6 में नहीं आ रहा है लेकिन कोर्ट को सही लगा। जैसे मैं ये प्रूफ कर दूं कि हम तीनों के बीच में डेडलॉक हो चुका है मैनेजमेंट में, जैसे हम तीनों कभी एक चीज़ को लेकर सहमत होते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ ये करो तो मुर्सा सर बोलते ये मत करो, अब्दुल सर बोलते तुम्हारी जो मर्जी में आए वो करो, ठीक है। ये डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट। डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट मतलब वी कैन नॉट फॉर्म अ डिसीजन टुगेदर, वी आर इन अ state of mind where we cannot form a single decision by majority। हमें अगर सिर्फ ये भी डिसाइड करना है ना कि अगले हफ्ते पिकनिक ले जाना है कि नहीं ले जाना, तो वो भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इतनी बुरी हालत है।
तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कोई रीज़न, एक केस लो आया था जिसमें 3 पार्टनर्स थे, उनकी वाइफ लड़ती थी बहुत, और उनकी वाइफ लड़ती थी तो उन तीनों के बीच में पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो चुका था। वह लड़ती उनकी वाइफ थी, लेकिन तीनों के बीच में पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो चुका था, सुकून नहीं था उनकी ज़िंदगी में। तो वो तीनों ने ये कहा, तीनों में से एक ने ये कहा कि मैं इन दोनों गवारों से बोल रहा हूँ फॉर्म डिज़ोल्व कर दो, तो ये दोनों गवार कर नहीं रहे और ये डिज़ोल्व भी नहीं करते, और सुबह आके उखड़े उखड़े रहते हैं क्योंकि इनकी घरवाली इनको सुनाती है, ठीक है, कि भैया ये उसने फिर मेरे से लड़ाई करी, उसकी वाइफ ने, और दोनों की वाइफें लड़ाई करती है और ये सुबह आके लड़ते रहते हैं आपस में, और मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, मैं ये कचरा सहन नहीं कर सकता। तो मैं इनको बोल रहा हूँ फॉर्म बंद करो, कर भी नहीं रहे। तो कोर्ट ने डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे दिया था जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड मानकर कि ये भी एक डिसोल्यूशन का ऑर्डर हो सकता है। पीस ऑफ माइंड, ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज सुबह ही किसी टॉपिक में पढ़ा रहा था मैं उनको, फाउंडेशन वालों को, कि बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं किसी इकनॉमी को जज करने के, ठीक है। उसमें सुकून को भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है, लोग कितने खुश है किसी इकनॉमी में, ठीक है। तो जैसे मैं मेरी बात कर रहा था कि मेरे को सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में, रुपया पैसा सब एक तरफ है, बट पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि कोई तरह का क्या बोलते हैं, अभी जैसे कोई भी काम है, ठीक है, मैं जब आर्टिकलशिप करता था ना, आर्टिकलशिप सीए के अंडर में मैंने 2 साल आर्टिकलशिप करी, तो वहाँ पे टेंशन हो जाती थी मुझे। जैसे संडे आता था ना, संडे, तो मुझे इतना सुकून मिलता था, कल संडे है, मैं कल पूरे दिन घर पे रहूँगा, ठीक है। सैटरडे को मेरे को एकदम मेरी खुशी का ठिकाना नहीं देता था, मतलब मुझे वहाँ जाने में ऐसा लगता था कि बस अब कब संडे आएगा। और आज ये मेरी कोचिंग है, तो मैं इसमें संडे को अपनी मर्ज़ी से क्लास लेता हूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से, और हर संडे लेता हूँ, तुम्हारी नहीं लेता, तुम्हारी ले भी नहीं सकता, ठीक है। और हाँ, सीए वालों की लेते हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है, 6 महीने का ही होता है वहाँ ड्यूरेशन, इसलिए ज़रूरत पड़ती है, तो 6 महीने में। तो अभी कोई किसी ने कहा नहीं है लेने को, और जबकि मेरा बिजनेस है, मैं ऑनर हूँ, मैं चाहूँ तो जो छुट्टी ले सकता हूँ, तो भी मैं नहीं लेता। और वहाँ पे मैं एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मेरे को बस इतना लगता था कि यार कितना, क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं था मेरा वहाँ पे काम करके मुझे 2 साल ऐसा लगा आर्टिकलशिप के बाद कि भैया अपने से जॉब तो नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ मुझे आर्टिकलशिप में समझ में आ गई कि जॉब कितनी भी अच्छी हो, वो जॉब ही है, ठीक है। उसमें 10 लाख मिले कि 15 लाख मिले कि 20 लाख मिले, नौकरी में नौकर आ ही जाएगा, चाहे नौकरी कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। तो खैर, तुम लोग इस फिलॉसफी के साथ ऐसा मत सोचना जॉब नहीं करनी, ठीक है, थोड़े टाइम जॉब करना, इंसान बनोगे तुम। चलो, हाँ, तो 1 मिनट बेटा, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड मतलब अगर कोर्ट को ये लगा कि आपका पीस ऑफ माइंड खत्म हो रहा है, आपका मैनेजमेंट में डेडलॉक हो चुका है, तो कोर्ट आपको डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है, कोर्ट आपको ऑर्डर दे सकता है। समझ गए ना? ये मैंने आपको डिसोल्यूशन के मोड भी पढ़ा दिए और फर्म और पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन में फ़र्क भी बता दिया। ये थ्योरी एग्जाम में आने लायक है, अच्छे से पढ़ लेना। कल अपन इसका पूरा प्रैक्टिकल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं यहाँ बोर्ड पे कुछ प्रैक्टिकल डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसको फ़ोटो लेकर उसे कॉपी में उतार के लाना। या चलो छोड़ो, मैं इसकी PDF ही शेयर कर दूँगा। धन्यवाद। बंद कर दो भाई।